हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला प्रतिबल, इसे इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं। इसका डिफिनेशन, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के आकार व विमाओं में परिवर्तन होता है। अर्थात कहने का मतलब है, यदि किसी वस्तु पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार व उसके विमाओं डायमेंशन में चेंज होता है, यानी परिवर्तन होता है। तो इसी बल को हम प्रतिबल कहते हैं। इसका एक पार्टिकुलर डिफिनेशन एक और है, इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बाह्य बल लगाने पर किसी वस्तु के अंदर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो वस्तु के विमाओं में परिवर्तन को रोकता है, प्रतिबल कहलाता है। इसका कहने का मतलब, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें उत्पन्न हो रहा है एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल, एक इंटरनल रिएक्शन फोर्स उत्पन्न होता है जो वस्तु के विमाओं मतलब उसकी जो डायमेंशन में परिवर्तन को रोकता है। इसी बल को हम लोग प्रतिबल कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन है। इसका एक डिफिनेशन, वस्तु की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले इन आंतरिक प्रतिक्रिया बलों को प्रतिबल तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, यदि किसी वस्तु की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसमें उत्पन्न इंटरनल जो रिएक्शन फोर्स होता है उसी को हम लोग प्रतिबल तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग प्रतिबल तीव्रता वो कहते हैं। और प्रतिबल तीव्रता प्रतिबल के बराबर होता है। आइए, प्रतिबल सिग्मा बराबर F/A। प्रतिबल को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू F/A, ये फार्मूला हो गया। इसका यूनिट न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब आइए पढ़ते हैं प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। वस्तुओं पर लगने वाले बलों के आधार पर प्रतिबलों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, तनाव या व संपीड़न प्रतिबल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। देखिए, जब किसी वस्तु पर तनाव बल लगा हो तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल तनाव प्रतिबल होगा। यानी तनाव बल के कारण जो उत्पन्न प्रतिबल होगा उसे हम लोग तनाव प्रतिबल कहेंगे। अब यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल संपीड़न बल है तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल होगा। यानी संपीड़न बल के कारण जो मेरा बल उत्पन्न होगा वो संपीड़न प्रतिबल कहलाएगा। दूसरा, सीधे तथा नमन प्रतिबल, इंग्लिश में डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। जब किसी धरन पर अनुप्रस्थ भार कार्य करता है तो उसके आकार में परिवर्तन नमन के रूप में होता है। नमन के प्रतिरोध स्वरूप पदार्थ के अंदर उत्पन्न प्रतिबलों को नमन प्रतिबल कहते हैं। कहने का मतलब है, जब किसी बीम पर अनुप्रस्थ भार कार्य करता है, मान लीजिए यदि कोई बीम है और उस पर अगर हम भार लगा रहे हैं तो जो भार है तो उसके आकार में परिवर्तन नमन के रूप में होता है। तो जब हम भार लगाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन किस प्रकार होगा कि वह नमन के रूप में, यानी एक प्रकार का झुकाव उत्पन्न करेगा। और नमन के प्रतिरोध स्वरूप पदार्थ के अंदर उत्पन्न प्रतिबलों को, तो जो झुकाव के कारण जो उत्पन्न हो रहा है प्रतिबल, उसी को हम लोग नमन प्रतिबल कहते हैं। जैसे जब किसी अवयव पर उत्केंद्रित एसेंट्रिक एक्सियल भार क्रिया करते हैं तो भी इसका झुकाव होता है। वह उसमें नमन प्रतिबल के साथ साथ तनाव व संपीड़न प्रतिबल भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें सीधे प्रतिबल कहते हैं। यानी जब किसी अवयव पर एसेंट्रिक एक्सियल भार क्रिया करता है तो उसमें झुकाव उत्पन्न होता है। वो उसमें नमन प्रतिबल के साथ साथ तनाव व संपीड़न प्रतिबल भी उत्पन्न होता है। तो इन्हें हम सीधे प्रतिबल कहते हैं। मतलब जो डायरेक्ट उसके साथ साथ जो तनाव व संपीड़न प्रतिबल भी उत्पन्न हो रहा है तो उन्हीं को हम लोग सीधे प्रतिबल कहते हैं। तीसरा, कर्तन अथवा स्पर्शीय प्रतिबल, इंग्लिश में शेयर और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। यदि किसी पिंड पर कर्तन भार कार्य करता है
तो उसमें उत्पन्न प्रतिबल कर्तन स्पर्शीय प्रतिबल कहलाता है। इसका फार्मूला से समझेंगे। प्रतिबल को हम यहाँ टाउ से डिनोट किए हैं। टाउ इज इक्वल टू पी बाई ए, जहाँ पे हम लोग पी प्लेटों पर लगने वाला पल और ये रिवेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जिसे जो कर्तन प्रतिबल लगता है, जो शेयर फोर्स होता है, वो प्लेटों पर ही जैसे दो प्लेटों को ही आपस में एक दूसरे को अलग करने पे जो उसमें इंटरनल जो फोर्स उत्पन्न हो रहा था, जिसे हम लोग शेयर फोर्स के नाम से जानते थे, वहीं पे यहाँ पे स्पर्शीय प्रतिबल के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसी को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ बराबर पी बाई ए। इसका डिफिनेशन नीचे दिया हुआ है, जो हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। कर्तन प्रतिबल उसी तल में कार्य करते हैं जिसमें भार कार्य करता है, इसलिए इन्हें स्पर्शीय प्रतिबल कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कर्तन प्रतिबल उसी तल में कार्य करता है जिसमें भार कार्य करता है। मतलब जहाँ पे भार लगेगा वहीं पे कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा, इसलिए इन्हें स्पर्शीय प्रतिबल कहते हैं। दूसरा टॉपिक है विकृति, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन वस्तु की किसी भी विमा की इकाई लंबाई में परिवर्तन को स्ट्रेन कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, यदि किसी भी वस्तु की अगर हम उसकी विमा, उसके डायमेंशन में इकाई लंबाई में परिवर्तन करते हैं, तो इसी अगर जब परिवर्तन हो रहा है तो उसमें विकृति उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। तो इसका फार्मूला विकृति ई इज इक्वल टू आकार में परिवर्तन अपन प्रारंभिक आकार, यानी जो उसका प्रारंभिक आकार था उसमें कितना परिवर्तन हुआ, इसी को हम लोग विकृति के नाम से जानते हैं। यानी ई इज इक्वल टू आकार में परिवर्तन अपन जो उसका प्रारंभिक आकार जो पहले से था, इसी के हम लोग विकृति के नाम से जानते हैं। इसका क्लासिफिकेशन, विकृति का वर्गीकरण देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन। पहला है अनुदैर्ध्य विकृति, इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। इसका डिफिनेशन, किसी छड़ या वस्तु पर अक्षीय भार या बल लगाने से उसकी लंबाई में हुए परिवर्तन या प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, किसी छड़ या वस्तु के अक्षीय भार या बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई, यानी उसी प्रकार इसको विकृति का जिस तरह वो डिफिनेशन है आकार में परिवर्तन अपन प्रारंभिक आकार, उसी तरह ये अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल अपन प्रारंभिक लंबाई। डेल्टा एल अपन एल को हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्श्व विकृति, इसे इंग्लिश में लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंबरूप माप में उत्पन्न हुई विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। कहने का मतलब है, यदि किसी भी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंबरूप माप में हुई विकृति को पार्श्व विकृति के नाम से जानते हैं। पार्श्व विकृति का फार्मूला डेल्टा डी अपन डी, इसे ई डी से डिनोट करते हैं। यानी ई डी बराबर डेल्टा डी अपन डी। तीसरा कर्तन विकृति, इसे इंग्लिश में शेयर स्ट्रेन कहते हैं। उसी प्रकार जस्ट इसको भी समझेंगे। किसी वस्तु लगे हुए कर्तन बलों के कारण उत्पन्न हुई विकृति को कर्तन विकृति कहते हैं। इसे फाई या ई एस से डिनोट करते हैं। इसका एक और डिफिनेशन है, यदि किसी वस्तु पर कर्तन बल कार्य करता है तो उससे उत्पन्न प्रतिबल Q व कर्तन मापांक G को कर्तन विकृति कहते हैं। इसे फार्मूला से समझेंगे। फाई बराबर Q अपन G, जहाँ Q क्या है, कर्तन प्रतिबल, और G कर्तन मापांक। इसी के अनुपात को हम कर्तन विकृति के नाम से जानते हैं। इसे शेयर स्ट्रेन कहते हैं। ई एस बराबर 10 फाई, और यहाँ पे 10 फाई, फाई का मान बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे 10 फाई, फाई इज इक्वल टू ई एस, या ई एस बराबर इज इक्वल टू फाई। चौथा आयतन विकृति, जैसे इंग्लिश में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। किसी वस्तु पर
यदि किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण इसके आयतन में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। यानी इसे ईवी से डिनोट करते हैं। देखिए ईवी आयतन विकृति यानी आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी अपन प्रारंभिक आयतन भी, इसी के अनुपात को हम लोग आयतन विकृति के नाम से जानते हैं। अब आता है पॉइसन अनुपात, से पॉइसन रेशियो कहते हैं इंग्लिश में। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी लंबाई में डेल्टा एल वृद्धि हो तो व्यास डेल्टा डी कमी होती है। अर्थात अगर हम किसी वस्तु को उसके लंबाई में वृद्धि करना है तो उसकी लंबाई में डेल्टा एल वृद्धि हो तो व्यास डेल्टा डी कमी आती है। जैसे हम उसे एक प्रकार का उसे कंप्रेस कर रहे हैं, उसकी लंबाई में डेल्टा एल वृद्धि हो रही है, तो सिंपल सी बात है अगर किसी वस्तु की लंबाई में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो उसका जो व्यास है डाया है वो कमी आती है उसमें। तो उसी को हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति के नाम से, जैसे हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति पढ़े थे डेल्टा एल अपान एल, और पार्श्व विकृति पढ़े थे ईडी थे जिसे डिनोट करते थे डेल्टा डी अपान डी। तो इसी से बन गया मेरा फार्मूला, पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग पॉइसन अनुपात कहते हैं। पॉइसन रेशियो पार्श्व विकृति अपन अनुदैर्ध्य विकृति, जैसे पॉइसन रेशियो को हम लोग 1/m से प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न पदार्थों के लिए पॉइसन रेशियो का मान 0.25 से 0.33 mm, 0.25 से 0.33 mm होगा। इसका एक रेशियो में हम लोग मान याद कर लेंगे जो हम लोग अब आता है दूसरा टॉपिक प्रत्यास्थता सीमा। इसे इंग्लिश में इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, कहते हैं कि किसी वस्तु या पिंड पर बल लगाने पर यदि बल में वृद्धि की जाए तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है कि प्रतिबल वस्तु की विकृति के समानुपाती नहीं रह पाता तथा बल के हटा लेने पर वस्तु या पिंड को परिवर्तन अवस्थाएं अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाती है। प्रतिबल की यह सीमा प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब है यदि किसी वस्तु या पिंड पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो बल में वृद्धि की जाए, अगर हम बल लगा रहे हैं और बल में और अगर उसे बल को और बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति होती है कि प्रतिबल वस्तु की विकृति के समानुपाती नहीं रह पाता, अर्थात वह उसकी एक लिमिट को पार कर जाता है, मतलब वो हमेशा के लिए वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो रह पाता है तथा बल को हटा लेने पर वस्तु या पिंड की परिवर्तित अवस्थाएं अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाती। इसी को हम लोग प्रतिबल की यह सीमा प्रत्यास्था सीमा या इलास्टिक लिमिट कहलाती है। यानी प्रत्यास्था का मतलब होता है कि वह अपने इनिशियल पॉइंट पे वो अपनी पहुंच जाए, पर वह भार को अधिक लगाने की वजह से वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। तो वो उसी लिमिट को जो पार कर देता है उसी लिमिट को हम लोग इलास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं, उसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं, प्रत्यास्था सीमा। अब दूसरा टॉपिक है हुक का नियम। दूसरा टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिबल तीव्रता उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होती है। यानी अर्थात प्रतिबल तीव्रता सिग्मा अनुक्रम समानुपाती विकृति। यह प्रतिबल तीव्रता सिग्मा बराबर स्थिरांक, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई विकृति, यानी कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रतिबल तीव्रता सिग्मा अपान विकृति ई। इसे स्थिरांक को हम लोग हुक स्थिरांक कहते हैं। इसे हम लोग याद कर लेंगे अच्छे से कि हुक स्थिरांक कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रतिबल तीव्रता अपन विकृति को हम लोग हुक स्थिरांक कहते हैं। हुक स्थिरांक निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे हुक स्थिरांक पहला है यंग मॉड्यूल, यंग मापांक ऑफ इलास्टिसिटी।
ये इसका कहने का मतलब है प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत सीधे प्रतिबल तथा लंबाई में विकृति के अनुपात को यंग मापांक कहते हैं। यानी यंग मापांक यंग मॉड्यूल से इक्वल टू सीधा प्रतिबल अपन लंबाई की दिशा में विकृति। यानी इसका फार्मूला हो गया ई बराबर सिग्मा अपन ई, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ई को यूनिट mm स्क्वायर होता है। दूसरा, दृढ़ता मापांक या कर्तन मापांक, शेयरिंग मॉड्यूल, इसका भी इसी तरह होगा। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। इसे जी या सी या कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला से हम लोग समझेंगे, सीधे याद कर लेंगे। कर्तन मापांक जी इज इक्वल टू कर्तन प्रतिबल अपन कर्तन विकृति, इसका यूनिट न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तीसरा, आयतन मापांक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बुल्क मॉड्यूल। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी अवयव की तीनों परस्पर लंब दिशाओं में समान मान तथा प्रकृति के सीधे प्रतिबल एवं आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। इसे के से डिनोट करते हैं। यानी इसमें सीधा प्रतिबल अपन आयतन विकृति, इसमें जो सीधा प्रतिबल लगाएंगे उसके अपान में आयतन विकृति, यानी के इज इक्वल टू सिग्मा अपन ई बी। आयतन विकृति को हम लोग ई बी से डिनोट करते हैं, तो इसका फार्मूला हो गया के इज इक्वल टू सिग्मा अपन ई बी। इसका यूनिट ये न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। आज यहीं समाप्त करते हैं बस।